दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश वाले केस में 9 लोगों को जमानत नहीं मिली है। इन 9 लोगों में सबसे बड़ा नाम है उमर खालिद और शर्जील इमाम। दोनों 2020 से जेल में बंद हैं और कई बार कोशिश करने के बावजूद अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर वो विरोध हिंसा में बदल जाए या फिर किसी साजिश की शक्ल ले ले तो अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आती। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिक अपनी असहमति जताएं, सरकार से सवाल पूछे, ये उनका हक है, लेकिन सब कुछ कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्यों कहा कि इनकी भूमिका गंभीर है और इस फैसले के पीछे क्या अहम बातें हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे और ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़क उठे थे। 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा चली, जिसमें करीब 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी और इसलिए लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 18 लोगों को आरोपी बताया। इसमें छात्र नेता, एक्टिविस्ट और कई संगठन से जुड़े लोग शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर सांप्रदायिक आधार पर लोगों को उकसाया और बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाकर हिंसा करवाई। अब आपको बता दें कि इनमें से कुछ लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जैसे सफूरा जरगर या फैजान, लेकिन 9 लोग जिनमें उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल है, वो अब तक जेल में है। अब बात करते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम की। उमर खालिद JNU से जुड़े छात्र नेता हैं और शर्जील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। आपको बता दें कि पुलिस का क्या कहना है, तो इस मामले में पुलिस कहती है कि भाषण सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका मकसद था लोगों को लामबंद करना और सड़कों पर अराजकता फैलाना। हालांकि इन दोनों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार के तहत आवाज उठाई थी। मामला सिर्फ IPC यानी भारतीय दंड संहिता का नहीं है, इनके खिलाफ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया गया है। यह आतंकवाद विरोधक कानून है और इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों ने संगठित तरीके से साजिश की, जिससे दंगे हुए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में आरोपियों की भूमिका गंभीर लगती है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। किसकी सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशन फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाईकोर्ट ने। Sir, in English also, what has been the order from the court? The order has been that all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial, but even then the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court. आप किसकी तरफ से पेश हुए थे? On behalf of Gulfisha Fatima. कितने निराश है इस आदेश से? काफी निराश हैं। देखिए, इतने साल हो गए, 6 साल हो गए लोगों को कस्टडी में, 5.5 साल हो गए, तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की। है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारी डिले हुई सरकार की तरफ से, उन्होंने सालों साल लिए हैं चार्जशीट फाइल करने में, कहते हैं हमें एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी है। कोई डिले नहीं है क्योंकि तरफ से हम सब जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल चले आगे। 1000 विटनेस का ट्रायल है, अब तक 5 साल से सरकार शुरू नहीं कर पाई है। और जहां तक देश बांटने की बात है, आप केस खुद पढ़ लीजिए, ऐसा केस में कुछ नहीं है। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे UAPA लगना चाहिए। सर बताइए, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा कि ये जो देरी हो रही है ये जो आरोपी है उनकी तरफ से। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट की सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये वकीलों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है सालों साल की, हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। सर, बेल मिलने में इतनी देरी हुई है, आर्टिकल 19 के तहत आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है? कितना लंबी देरी हुई है बेल मिलने में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के लिए भी खतरा है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा हमारी अपील्स। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर थे। उन्होंने 133 पन्ने का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के A और 19(1) के B में दिया गया है। लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इनकी सीमाएं हैं, इनकी एक लिमिट है।
अगर प्रदर्शन कानून व्यवस्था को बिगाड़े या हिंसा में बदल जाए तो वे संविधान के तहत संरक्षित नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नागरिकों को सरकार से असहमति जताने का पूरा हक है। लोकतंत्र में यही नागरिकों की ताकत है कि वो अपनी बात रखे, शासन की खामियों को उजागर करे और जवाबदेही मांगे। लेकिन शर्त यह है कि सब कुछ शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और कानून के दायरे में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि षड्यंत्रकारी हिंसा किसी भी हालत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। The arguments that were presented primarily were there's a conspiracy to defame the country when the riots happened, and also there was a argument raised on delay that was on part of the prosecution. The prosecution argued it was not part of the prosecution a delay was caused, but the judgment is awaited. It seems the Honorable High Court has validated the investigation and the arguments made by the prosecution. We'll be in a better position to let you know when the judgment comes. Arun, do you think that 43D could have been one of the major reasons why this bail has been denied? See, there was already a prima facie finding in the earlier bail orders also. So of course that has weighed with the bench for sure. But the ground of delay was a new one which was taken by all accused in this matter. We are also waiting to see what the judges have had. But our stand has been validated that at least there has been no delay on the part of the prosecution. अब जरा देखते हैं कि इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं का सफर कैसा रहा। उमर खालिद ने सबसे पहले 2022 में जमानत मांगी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी। फिर वो हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद साल 2024 में फिर से उन्होंने कोशिश की, लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। अब वे हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और एक बार फिर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत खारिज हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी हिंसा की मुख्य साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि दंगों से पहले गुप्त मीटिंग्स हुई, जिसमें रणनीति बनाई गई कि किस तरह से सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा और पुलिस को व्यस्त रखा जाएगा। आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने की योजना बनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस समय सबूतों को देखते हुए आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बचाव पक्ष की दलीलों की बात करें तो वकीलों का कहना था कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दंगों के वक्त दिल्ली में थे ही नहीं और सिर्फ भाषण देने को साजिश नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि संविधान हर नागरिक को असहमति जताने का हक देता है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट का कहना है कि पहली नजर में आरोपियों की भूमिका गंभीर है और इस केस में दिलचस्प पहलू ये भी सामने निकल कर आता है कि कुछ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले हो चुकी थी, लेकिन फैसला नहीं आया, जैसे खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान और शिफाउर रहमान। इन लोगों ने पहले अलग अलग बेंच के सामने अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन दोनों जज चीफ जस्टिस बनकर ट्रांसफर हो गए और फैसला नहीं सुना पाए, इसलिए इन्हें तीसरी बार सुनवाई का इंतजार करना पड़ा। अब ये भी समझते हैं कि केस में कितने गंभीर कानून लगाए गए हैं। तो आईपीसी की धारा 302, 120B, 153A, 124A, PDPP एक्ट और आर्म्स एक्ट तक शामिल है। इसके अलावा यूएपी की धाराएं भी लगी हैं और ऐसे में जमानत मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूएपी में जमानत तभी मिलती है जब अदालत को लगे कि आरोपी पहली नजर में निर्दोष है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शनों को बिना किसी सीमा की अनुमति दी जाए तो इस संविधान के ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा। यानी अदालत ने साफ कर दिया है कि आज़ादी है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। साल 2020 में दंगों को लेकर ये केस अब भी चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लंबा खिंच रहा है। 18 में से कुछ आरोपी बाहर हैं, कुछ जेल में हैं, लेकिन जिन पर गंभीर आरोप हैं जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनकी जमानत अभी मुश्किल है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि जब तक मुकदमे की गवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे आरोपियों को बाहर करना खतरे से खाली नहीं। कुल मिलाकर इस फैसले से साफ हो गया है कि अदालत नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों पर जोर दे रही है। आप सरकार से सवाल करें, अपनी राय रखें और आंदोलन करें, ये आपका हक है, लेकिन अगर उस आंदोलन की आड़ में हिंसा, साजिश और खून खराबा होता है तो फिर कानून सख्त होगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए फिलहाल जेल से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 9 आरोपियों की जमानत तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी देती है। अदालत ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में असहमति जताना जरूरी है, लेकिन कानून की सीमाओं में रहकर। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।